क्लास 11th की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई, उसका 9th चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट और उसका 10th चैप्टर है फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब आपकी टर्म 1 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस एंड फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने इन दोनों चैप्टर्स को सेपरेट मेंशन नहीं किया है, बट दीज टू चैप्टर्स आर इन एडिशन विद दिस सब्जेक्ट दिस चैप्टर। तो हम इन दोनों को भी इसके साथ ही स्टडी करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था कि आप अगर सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू के लिए आए हैं कि बहुत जल्दी से खत्म हो जाए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी और व्यक्ति से पढ़ लें या आप खुद से उसको रिवाइज कर लें। यहाँ डिटेल्ड काम चलेगा, इस बात की गारंटी है कि आप समझ पाएंगे। और समझने के बाद आप जब दोबारा अपनी नोटबुक साथ रखें प्लीज, उसमें साथ साथ लिखते रहें की पॉइंट्स को, क्योंकि 1 मार्क्स में अब आपका आएगा तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। वहीं पर जगह छोड़ दे, जब बुक पढ़े तो उसे ऐड कर लें। पोल साइंस के लिए मैंने आपको जनरल बुक्स बता दी, ओल्ड एनसीईआरटी उसकी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, और लक्ष्मीकांत की पीडीएफ के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वो पायरेसी है, फिर मेरे ऊपर क्लेम्स आएंगे। तो आप देख लें लक्ष्मीकांत को, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। उस बुक से और इन दोनों बुक से मिला करके पढ़ा रहा हूं, कोई खास जरूरत नहीं है दोनों को लाने की। विश्वास यदि आपके पास है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो मैं नोट करवा रहा हूं उन चीजों को आप लिखते चले जाएं। जो गैर जरूरी चीजें हैं उन पे कोई काम नहीं होगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर करेंगे, समझेंगे पूरा। काम की बात मैं बता दूंगा कि हाँ जी ये काम की बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों हमें वो चाहिए, क्या उसकी अथॉरिटी और इफेक्टिवनेस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेज हैं, क्या अमेंडमेंट प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, और क्या उसकी फिलोसफी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक बहुत सिंपल सी लाइन, अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सर ऐसे प्रिंसिपल्स जो बहुत बेसिक हैं, इसको सेट ऑफ बेसिक रूल्स बोला जाता है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स भी बोला जाता है। ऐसे रूल्स जो ना सिर्फ उस देश के लोगों पे बल्कि स्टेट का मतलब है पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री यहां पर ली गई है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, पूरा देश कैसे काम करेगा पूरे देश के अंदर, मतलब कि नागरिकों के क्या अधिकार है, नागरिकों पर कौन कौन से नियम लागू होंगे, सरकार पर कौन से नियम लागू होंगे, सरकार कितनी है, अच्छा केंद्र में भी सरकार है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर दी जाएगी या वो सेंटर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी। मतलब फेडरलिज्म यानी कि जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होगी, फेडरलिज्म होगा या यूनिटरी सिस्टम होगा जिसमें सेंटर के पास सारी पावर होती है। अच्छा दोनों में डिस्प्यूट हो गया, पावर्स का डिवीजन कैसे होगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में होगा। अच्छा जी क्या सेंटर और स्टेट में भी होगा, बोला हाँ। डिस्प्यूट की कंडीशन में कौन है, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कौन हेल्प करेगा, बोला कोर्ट्स का सिस्टम है। तो वो सब रूल्स जो उस देश की जनता, उस देश के अधिकारियों, उस देश के कोर्ट्स, उस देश के गवर्नमेंट के ऊपर भी लागू होते हैं, उन सभी का जो एक बेसिक रूल्स जो है वहां पर, अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ये बेसिक हम बोलते ही हैं लेकिन डिटेल्ड रूल्स हैं, ये बिल्कुल डिटेल में मेंशन होता है कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, तो इन नियमों को आप मानेंगे। अब हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है। तो यहां हमें समझना है कि किसी चीज की जरूरत क्यों है, जैसे मुझे इस मार्कर की जरूरत क्यों है, ताकि मैं इस पर लिख सकूं। और इस मार्कर का फंक्शन क्या है, इस व्हाइट बोर्ड पर लिखना, क्या मेरी जरूरत और इसका मतलब मेरी जरूरत को इसका फंक्शन पूरा करेगा। यानी कि संविधान की जरूरत क्यों है, बोला संविधान ये जरूरी काम करता है इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अच्छा क्या काम करता है ये, सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, कहता है कि जनता के बीच में जो है, अब देखिए इंडिया एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजनल और बहुत सारी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। ऐसी डाइवर्सिटी में आप ये देखें, आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, आपकी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, मतलब फुल डाइवर्सिटी वहां पे है। ऐसे सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर होगा, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हर जगह में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसा हो जाए कि जो ताकतवर आदमी है वो कमजोर आदमी को दबा दे, भले ही गलती नहीं है उस कमजोर व्यक्ति की, लेकिन क्योंकि वो कमजोर है इसलिए उसको दबा दिया गया, तो आप इस बात को कभी अलाउ नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि यार एक रूल बुक हो, उस रूल बुक को कॉलोनी के या सोसाइटी के सब लोग फॉलो करें।
अब उस रूल बुक को बना दिया जी, चलो ये लो जी ये रूल बुक है, और सबको अब बना के लगा दिया, किसी को पता ही नहीं है, आपने खुद ही अपने घर पे रूल बुक बना दी कि कोई भी मेरे को नहीं पीट सकता, मैं किसी को भी पीट दूं, और आपने लगा दिया। अब ऐसे में कौन मानेगा? फिर आप उसको दूसरों को दिखाएंगे, मान लो आपने दिखाया तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप किसी को भी कह दोगे, उसको अपोज किया जाएगा। तो ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो सबको मतलब सब लोग उसके ऊपर एग्री करें। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड आता है हॉलमार्क, यानी कि द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन, एक सफल कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क ये है, उसकी पहचान ये होती है कि जितने भी लोग उसके नीचे आ रहे हैं उन सब को कोई ना कोई कारण जरूर देता है वो अपने साथ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन? इट गिव्स एटलीस्ट वन रीजन, एटलीस्ट एक कारण जरूर देगा आपको इसके साथ रहने का। अब मान लो अगर एक देश के अंदर कुछ चीजें मेजोरिटी होती हैं और माइनॉरिटी है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, अब मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को दबा दिया, पूरी तरह से ऑप्रेस कर दिया माइनॉरिटी को, तो क्या माइनॉरिटी इस देश में रहना चाहेगी? संविधान ने ही पावर दे दी, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द मेजोरिटी टू सप्रेस माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी के लिए तो कोई प्रोविजन नहीं दिया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी को कोई कारण दिया अपने साथ रहने का? नहीं। ये क्यों रहना चाहेंगे? यार हमारा दमन हो रहा है, हम पिट रहे इन लोगों से, फिर हम क्यों रहेंगे? ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां कोऑर्डिनेशन के लिए कहा कि कुछ बेसिक रूल्स हो, उन बेसिक रूल्स को सब फॉलो करें, और फॉलो ना करने पर सजा भी मिले, और सजा मिले इसका मतलब होता है एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल हो, वो बेसिक रूल्स एनफोर्सिबल हो, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी हो जो उनको लागू करे, उनका कठिनाई उसका जो है कठोरता से पालन करवाए। अगर कोई कानून बना दिया उसको कोई मानता ही नहीं है, अब जैसे आपने कहा कि यहां धूम्रपान करना मना है और आप वहीं जाकर के और पीने लग गए, ऐसी सिचुएशन में आपको कोई सजा देने वाला तो हो, कोई वहां पर सिक्योरिटी हो, वहां पर पुलिस का कोई वो हो, या वहां पर सीसीटीवी हो, आपके अपराध को देखा जाए, आपको आइडेंटिफाई किया जाए और आपको वही दीवार के लगा के और आपके। अब ऐसी सिचुएशन में आपने कहा कि जी एनफोर्सिबल है, यानी कि आपको सजा मिलेगी, आपने अगर उन, यानी कि एनफोर्सिबल का एक मतलब ये भी है कि वो लागू होंगे ही होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कानून बना दिया और मुझे विश्वास ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उसको मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन जब एनफोर्सिबल हो गया, यानी कि आपके ना मानने पर, सामने वाले व्यक्ति के ना मानने पर उसको सजा मिलेगी तो मानेगा। पनिशमेंट के डर से तो आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया, तो लोग रूल्स क्यों नहीं मानेंगे? तो जब रूल्स माने जाएंगे तो ऐसे में ही एक कोऑपरेशन डेवलप होगा, एक लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, क्लास 9th की बुक में आप पढ़ के आए, आपको थोड़ा सा याद है। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या सिस्टम था? ब्लैक्स मेजोरिटी थे, व्हाइट्स माइनॉरिटी थे, ब्लैक नेटिव लोग थे, व्हाइट्स बाहर यूरोपियन आए थे जो उनके ऊपर रूल कर रहे थे। नेल्सन मंडेला महान नेता उनके थे, उनके साथ 7 और लीडर्स थे, जेल में डाल दिया, बोला गद्दारी कर रहे हो तुम, जनता मतलब तुम व्हाइट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात करते हो, जेल में डाल दिया। धीरे धीरे जनता ने विद्रोह किया, ब्लैक लोगों ने प्रोटेस्ट किए, गवर्नमेंट को घुटनों पर आना पड़ा, और अप्रैल 1994 में नया अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन आया, 26 अप्रैल 1994 में। उस समय डर ये था कि यार कहीं अब व्हाइट लोगों के साथ गलत ना हो, कहीं अब ब्लैक्स अपने सालों के जो उनका दमन है उसका बदला ना ले कि अब मारेंगे तुम्हें बहुत जोर से। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोऑपरेशन दिखाया, उन्होंने क्या किया कि मिल करके हम काम करेंगे, व्हाइट लोग भी बैठे, ब्लैक लोग भी बैठे, एक टेबल पर बैठे, एक टेबल पर कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डिजाइन किया। व्हाइट लोगों ने कहा कि ठीक है सर मेजोरिटी की बात मानेंगे, यानी कि जिसके पास मेजोरिटी होगी सरकार उसकी, और ब्लैक्स ने कहा कि आप मेजोरिटी का रूल मानेंगे, हम गारंटी देते हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो जब कोऑर्डिनेशन होता है, शुरू में तो ट्रस्ट था ही नहीं, यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन जब लिख दिया उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, यानी कि सेट ऑफ बेसिक रूल्स के रूप में आपने उसको सामने ला दिया, उसका एनफोर्सिबल बना दिया, तब आपके अंदर विश्वास बनता है। तो कोऑर्डिनेशन या आप बात करें तो ट्रस्ट अमंग पीपल डेवलप करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है, इट डिफाइंस हु शैल मेक डिसीजंस, कि निर्णय कौन लेगा। अब एक बात देखिए कि अगर राजशाही मोनार्की, तो मोनार्क डिसाइड करेगा कि जी ये कानून माने जाएंगे। अगर
डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटर डिसाइड करेगा। अब एक चीज आती है सिंगल पार्टी रूल, सिंगल पार्टी रूल यानी कि वन पार्टी सिस्टम के अंदर वो एक पार्टी का लीडर डिसाइड करेगा कि कौन से डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इंडिया के केस में कि इंडिया में क्या सिस्टम बताया जी। इंडिया में अब यहां 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बनते हैं कि सोवियत यूनियन में, ये मैंने सिंगल पार्टी आपको इसीलिए समझाया, सोवियत यूनियन के अंदर अब जैसे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन होती थी, वो सब डिसीजन लेती थी। अब देखा जाए तो डिसीजन और कैसे लिए जा सकते, डिसीजन ऐसे भी लिए जा सकते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए और ले लो जी डिसीजन, सब वोटिंग करेंगे, मैं इसके फेवर में, मैं इसके अगेंस्ट में। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे एक एग्जांपल जो आता है वो आता है ग्रीस। एंशियंट ग्रीस के अंदर ऐसा होता था कि सब लोग इकट्ठा होकर के और वोटिंग करते थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, यानी कि आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, वो था। लेकिन क्या आज पॉसिबल है? इलेक्शन का सिस्टम भी तो इसीलिए लाया गया कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के डिसीजन नहीं ले सकते, तो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर डिसीजन लेता है। तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर कौन डिसीजन लेगा, यानी कि लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल। और इंडिया के अंदर सेंटर के अंदर बात करें तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और स्टेट में बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। यही तो है इंडिया के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया। लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट्स पावर, अब गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है उसके ऊपर भी तो अंकुश लगाना है। मान लो अब डिसीजन कौन लेगा, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर लेगा। यहां पर भी कौन लेगा, जिसकी सरकार है, जिस व्यक्ति के पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है वही तो मेजर डिसीजन लेगा। तो ऐसे पार्लियामेंट में मेजोरिटी इन द सेंस वो प्राइम मिनिस्टर है, उसी की तो पार्टी डिसाइड करेगी, उसी का तो कोalition डिसाइड करेगा, उसी की सरकार है। अब उस गवर्नमेंट पे आपने बना दिया, लोगों ने चुन दिया और गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कहेगी, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ देखेंगे और पकड़ लो इसको और मार डालो, सारे अपोजिशन वालों को पकड़ो और जेल में डाल दो। तो क्या गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, या गवर्नमेंट ये कह देगी ए कम्युनिटी के लोग मारो बी वालों को? ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट किसी के साथ ऐसे ही आर्बिट्री मैनर में, यानी कि अपनी मनमर्जी से ही कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल्स ये हैं, इसने बता रखा है कि ये मानना पड़ेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। अच्छा, उसके बाद फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ गोल, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको बात मैं बताता हूँ। 20th सेंचुरी यानी कि 1901 से लेकर के 99 तक, 1901 से 1999 तक 20th सेंचुरी है। इस 20th सेंचुरी से पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने वो तो लीगल थे, बिल्कुल कि लीगल डॉक्यूमेंट की तरह थे, रूल्स रेगुलेशन वो सब सिस्टम उसके अंदर था। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इन्होंने क्या किया कि यार लोगों की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, हमारा सिस्टम ऐसा हो। जैसे कि हम इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारे देश में कोई रिलीजियस डिफरेंसेस ना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे नहीं है। अब देखा जाए कि रिलीजियस डिफरेंसेस ना हो, लोगों की मेंटालिटी सुधरे, कास्ट के डिफरेंसेस ना हो, आप किसी कास्ट के हैं, आपकी गर्लफ्रेंड किसी कास्ट की है, आपकी फैमिली आपको समझे, हर आदमी के एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। सोसाइटी एज ए होल देखा जाए तो रिलीजियस डिफरेंसेस ना हो, कास्ट डिफरेंसेस ना हो, क्लास डिफरेंसेस ना हो, हर व्यक्ति को इक्वालिटी मिले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच हो, ये सब आपके एस्पिरेशंस हैं, ये गोल्स हैं आपके। तो इस टाइम पीरियड में 20th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, उन कॉन्स्टिट्यूशंस में सरकारों ने, जो बनाने वाले थे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से, उन्होंने ध्यान दिया कि यार हमारी जो सरकारें बनेंगी उनके पास इतनी ताकत हो, इस संविधान के जरिए हो कि वो लोगों के भले के लिए काम करें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी को नाम दिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, कि राज्य अपनी पॉलिसी बना, राज्य मतलब पूरा देश, वो जब अपनी पॉलिसी बनाए तो इन सिद्धांत, इनका ध्यान रखे, इनको अपने उसके अंदर जहन में रख करके और कोई वो बनाया जाए। जैसे कि लिकर है या इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो आपके लिक्विड्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे नशीले पदार्थ जो हैं उनके ऊपर रोक लगानी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ लिकर। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने हैवी टैक्स लगा दिया, हैवी टैक्स।
हैवी टैक्स लगा दिया तो आपने डिस्करेज तो कर दिया, फिर भी कोई आदमी कहता है कि हम आओ तो पिएंगे, तो पी ले, मर जा, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। तो प्रोहिबिशन करना है, यानी कि आपको डायरेक्शन देता है डीपीएसपी के थ्रू, आपको एनेबल करता है कि आप गोल्स और सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाए। ये चार तो सीधे सीधे मेंशन्ड है बुक में। अब एक हिडन है, वो है प्रोवाइड कलेक्टिव आइडेंटिटी टू पीपल। लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कैसे देगा? सिटीजनशिप के रूप में, सिटीजनशिप के रूप में देगा। यहां दो आइडेंटिटी की बात की है। देखिए, एक कॉमन आइडेंटिटी आपकी क्या है? संविधान ने कहा कि भारतीय लोगों की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि वो भारतीय, इंडियन, यानी कि उनके पास भारतीय नागरिकता है। तो आप सब लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, आप सब लोग भारतीय नागरिक हैं। उसके लिए कुछ कानून है, जैसे आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए थे या दादा दादी या उनमें से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, या जिसका डोमिसाइल इंडिया में है, वो इंडिया का सिटीजन है। कंडीशन बता दी ना, तो आपको एक आइडेंटिटी दे दी, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा दी, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी है आप सबकी कि हम इंडियन हैं। तो दैट आइडेंटिटी इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो और आइडेंटिटी देता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोरल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी में क्या है कि क्या सभी लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार है? सर एक मैं आपको एक बात बता दूं, डेमोक्रेसी के बारे में एक बात कही जाती है, क्लास 9th में आपने अगर वीडियोस गलती से देख ली होंगी या पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक मतलब इसका जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करवाती, पॉलिटिकल इक्वालिटी की राजनीतिक रूप से सबको बराबर कर देगी। राइट टू वोट है, 18 की उम्र के जितने भी लोग हैं या उससे ज्यादा के, उनके पास सबके पास राइट टू वोट है। हाँ सर। मजदूर के पास भी है? हाँ। अंबानी के पास भी है? हाँ सर। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? बोले हाँ सर। मजदूर के पास भी है? बोले हाँ। प्रधानमंत्री के पास भी है? बोले हाँ। सबके पास है? बोले हाँ सर। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन, रेस, जेंडर, सबके पास है। बोले यार ये तो इक्वलिटी प्रोवाइड करवा दी। बोले हाँ सर। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में आप सब लोग इक्वल, पॉलिटिकल स्फेयर में आप इक्वल हैं। मोरल आइडेंटिटी कहता है कि आपको प्रोहिबिट कर देगा कि आप ये सब चीजें ना करें। अब हमने एक बात देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इसलिए मान लिया क्योंकि ये सर्टेन फंक्शंस, नेसेसरी फंक्शंस को ये करता है, वो करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन एक बात बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत साल पहले बना था, 75 ईयर्स पहले बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। यार वो तो पुराना जमाना था, हम तो मॉडर्न जमाने के लोग हैं। अब हम उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने? तो वाई शुड वी एक्सेप्ट इट? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? क्लास 11th में नहीं है, 9th में कनेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बहुत पुरानी है बच्चे, हम क्यों माने? तो आप बताएंगे कि क्यों माने। नॉट पर्सनल ओपिनियन बट ब्रॉड कंसेंसस ऑफ दैट टाइम। आप एक बात देखिए, क्या इंडियन सोसाइटी उस समय बटी हुई थी? रिलीजन के अंदर बटी हुई थी, जिन्ना अड़े हुए थे कि नो सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, पाकिस्तान बन गया, ठीक है। क्या इंडियन सोसाइटी के अंदर अंबेडकर साहब ने कहा कि आप हिंदूज का डोमिनेंस वाला जो सिस्टम था कि शेड्यूल कास्ट यानी कि लोअर कास्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि इंडियंस बटे हुए थे। कैसे? पहले रिलीजन पे, फिर कैसे बट गए वो? अपने ही रिलीजन में। इंडियन, अगर आप हिंदू रिलीजन देखें, वर्ण, फिर जाति, ऐसे कर करके सेक्ट्स में बटे हुए हैं। तो जब इतना सारा बंटवारा है तो उस समय क्या सबसे बड़ी जरूरत इक्वालिटी नहीं थी? क्या सब लोग इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे थे? क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट में यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? क्या उस मजदूर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था जिसके साथ अब आप कह रहे हो कि नो नो नो, यू आर अ शूद्रा, यू कैन नॉट राइज? उसने भी तो पार्टिसिपेट किया था, वो भी तो इस देश का नागरिक है। इक्वालिटी की बात थी कि नहीं थी? उस समय राइट टू वोट, बड़े बड़े जो अपने आप को डेवलप कह रहे थे, उन लोगों ने भी अपना राइट टू वोट नहीं दिया था महिलाओं को। क्या उस समय राइट टू वोट की जरूरत थी? सब लोगों को राइट टू वोट, इक्वालिटी के अंदर आ गया वो तो। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों को बोलने ही नहीं दिया। आप अंग्रेजों के खिलाफ बोलोगे, अरे काचन मारो इसको, जेल में डाल दो। तो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात थी कि नो, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट गलत स्टेप उठाएगी तो लोग उसके सामने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ सर, उसकी भी चीजों की जरूरत थी। तो दिस वॉज नॉट देयर पर्सनल ओपिनियन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखे बनाने वालों के, वो तो उस समय की जरूरत थी।
उस समय की जरूरत थी और फार साइटेडनेस थी कि सर फ्यूचर की जरूरतों को भी उन्होंने इसमें अकोमोडेट किया। फिर इन्होंने क्या किया कि यार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान तो लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लीगैलिटी पे क्वेश्चन उठा दे कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सही थी, रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी ये थोड़ा सा बता दूं मैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार जो सेंटर है, फिर स्टेट जो है, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज उन्होंने बनाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत थोड़ा थोड़ा वो लोग क्या कर रहे थे कि इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दो, हमें भी लेजिस्लेशन में जगह दो, तो उन्होंने थोड़े थोड़े लोगों को राइट टू वोट दे दिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं, अडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू वोट तो दिया लेकिन सबको नहीं दिया, कुछ ही जनरल लोगों को दिया। अब ऐसे में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने मिलकर के और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। तो ये लोग कौन थे? इंडियंस थे। इन लोगों को किसने चुना था? लिमिटेड इंडियंस ने। लिमिटेड इंडियंस ने चुना, कम के पास ही राइट टू वोट था, लेकिन चुना तो इंडियंस ने ना भाई। हाँ, इसका मतलब आपने लोगों को रिप्रेजेंट किया। यहां रिप्रेजेंटेशन में ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी था कि एक व्यक्ति अप्रोक्सीमेट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। बोला हाँ यार ये भी बात सही है। तीसरा है कि किसी जगह को एक्सेप्ट करने के लिए कि उसका प्रोसीजर कैसा था। प्रोसीजर बहुत ही ओपन प्रोसीजर था, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था। लोगों के सामने बिल्कुल डिटेल में क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के नाम से पब्लिक 12 वॉल्यूम्स में आपके सामने वो हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जनता से भी उनकी राय मांगेगी कि सर आप बताइए आपको क्या चाहिए। जो ड्राफ्ट बनाया, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, फरवरी 1948 में दिया और लोगों से कहा कि प्लीज इसको पढ़िए और इसमें सजेशन दीजिए। 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स उसके अंदर सजेस्ट किए गए। ऐसे हमने देखा कि हमें इसको एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी या उसकी इफेक्टिवनेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी। देखिए अब हम देखेंगे कि किसी संविधान की अथॉरिटी यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी इफेक्टिवनेस, कि वो कितना इफेक्टिव है रियल लाइफ में, हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन आता है कि उसको बनाया किसने। यहां आप देखें कि क्या किसी मिलिट्री लीडर ने इसे बनाया है क्या? किसी डिक्टेटर ने पावर कैप्चर कर ली हो और खुद अपनी मर्जी से लिख दिया हो कि मैं जो कहूंगा वही सही है, मैं ही अब से सब कुछ? नहीं, या लोगों ने उसको बनाया है। अब ये लोगों वाले में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो बनाया नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डालें। अगर हमसे पूछ लेते तो हम शादी की एज को 21 से हटा करके और 14 कर देते। ऐसी सिचुएशन में लोगों का मतलब है कि डायरेक्ट ना होकर के और उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लिया गया। तो हमें ये देखना है कि लोगों ने शक्ति दी। डेमोक्रेसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट आप है, सब लोग हैं। तो लोगों ने अपनी शक्ति दे दी, किसको? अपनी पावर दी, अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने की पावर दी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो यार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही बनाया है। इसका मतलब ये बात तो सही है। दूसरा है रियल एंड मीनिंगफुल प्रोविजंस, कि ऐसे ही अनसेंट प्रोविजन तो नहीं डाल दे, कुछ भी डाल दिया हो क्या। अब देखो, अब मान लो कोई प्रोविजन ऐसा है, मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर रही है। अब ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं डाला आपने कि माइनॉरिटी को बचाया जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन या इफेक्टिवनेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि एटलीस्ट वन रीजन तो आपके पास होगा, एक कारण तो जरूर होगा कि आप उसके साथ रहे। ऐसी सिचुएशन में बेचारी माइनॉरिटी कहां जाएगी? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन की तो बात हमेशा से की गई है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल राइट्स के अंदर आप देखेंगे राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे। तो माइनॉरिटीज के लिए तो हमने बहुत काम किया। हमने और भी इक्वालिटी के ऊपर हमने काम किया, हमने फ्रीडम के ऊपर काम किया, हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिए सबको कि ये तो सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार हैं, वो आपको प्रोवाइड किए हैं। ये आपको देखना है कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं, ये सब उसी में आएगा। तो बोला यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रियल एंड मीनिंगफुल प्रोविजंस भी है, यानी कि इफेक्टिवनेस के दो पॉइंट्स को तो इसने क्लियर कर दिया। तीसरे देखिए कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिजाइन। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान तो बना दिया, अब संविधान बनाते वक्त मान लो सारी पावर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो चाहे वो कर सकता है, तो पहले आकर के कहेगा कि सब अपोजिशन वालों को पकड़ो, मारो, बहुत परेशान किया है इन लोगों ने, मेरे खिलाफ बोले हैं,
ऐसी सिचुएशन में आपने एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे दी, वही सब कुछ कर रहा है, अब वही अपनी मर्जी से रूल पास कर। अब देखना इसी चैप्टर में पता चलेगा इसको बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन का। आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉब्लम्स चलेंगी, बड़ा मजा आएगा सर आप जब उसको पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाले चैप्टर में, अमेंडमेंट वाले पार्ट में। अब इसमें प्लीज, तो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन कहता है कि संविधान की पावर्स किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि संविधान दे देता है तो दिक्कत ये होगी कि कोई व्यक्ति उस बात का प्रयोग करके उसका मिसयूज ना करे। तो कहते हैं इसीलिए सबसे ज्यादा सही क्या काम है कि आप डिवाइड कर दो। इंडिया में दो डिवीजन किए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप पढ़ के आए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर बांट दी, और वर्टिकल डिवीजन की हम बात करें तो सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल भी इंडिया के अंदर बना दिया, उसके अंदर पावर बांट दी। यानी कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस के तीनों पैरामीटर्स पर भारतीय संविधान खरा उतरता है। इफेक्टिव इसीलिए है, आज तक किसी ने कहा कि जला दो इस संविधान को, कोई इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है जो हमें बचा सके, ऐसा तो नहीं कहा गया। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अब हम देखेंगे कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, नोट करते चले। देखिए सबसे पहले क्या बात हुई, 1934 फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति एम एन रॉय, मुंशी नरेंद्र रॉय, एक सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नोट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो 64 में स्प्लिट हुई थी। एम एन रॉय ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इंडिया का संविधान बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए भारतीयों की ही, वही बनाएगा। ठीक है, 1935 में उस समय ब्रिटिश सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे थे, मेनली प्रेफरेंस दे रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, लोगों के यानी कि हर स्फेयर के लोग उसमें शामिल थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपनी ऑफिशियल डिमांड बनाया, किसको, कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू एक जगह बोले कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फ्रेम्ड विदाउट आउटर इंटरफेरेंस बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ही सेड, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किए थे, जीओआई एक्ट्स 1909 में पास किए, 1919 में पास किया, जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है, 1935 में पास किया। ये 1935 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया कि बार बार इंडियंस कह रहे हैं कि यार हमें पावर्स दो यार, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, हमें आप लोग लेजिस्लेशन में लाओ, एग्जीक्यूशन में लाओ, ये सब करो। अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, क्योंकि इस तरफ ये वाला सिस्टम भी अपना ही था पहले, तो पाकिस्तान वाला भी, तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे इंडिया को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ऐसे बनता है मेरे से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने सॉरी इंडिया को इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो जगह में, दो पार्ट्स में इनको बांटा था। पहला था ब्रिटिश इंडिया, फिर था प्राइंसली स्टेट्स। कहा ब्रिटिश इंडिया वो जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, प्राइंसली स्टेट्स वो जहां राजा नाम का है, रख लो तुम अपने आप को राजा समझो, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट बो बिफोर ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया तुम्हें वो मानना होगा, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें भी मिला लेंगे। तो ये कहा सरकार बिल्कुल मानेंगे, आप ही तो बात मानने के लिए पैदा हुए हैं हम। तो अब ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया में डिवीजन था 11+4, 11+4 मतलब यानी कि 11 स्टेट्स इन्होंने बनाई, यानी कि 11 गवर्नर प्रोविंसेस, सॉरी गवर्नर्स प्रोविंसेस इन्होंने बनाई, और 4 इन्होंने बनाई चीफ कमिश्नर स्टेट्स, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, वो प्रोविंसेस बोलते थे उस समय। यानी कि क्या समझा इसको, मतलब ये 11 वो जो राज्य है गवर्नर, और इस चीफ कमिश्नर को आप समझ लो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये दमन और दीव, यहां पर
ये सब आप इसको समझ सकते हैं। 11+4 का सिस्टम था। इन्होंने 1935 के एक्ट में कहा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, सर ये प्लीज नोट करिए, बहुत काम आएगा आपको। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना दी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, सरकारें बनी, कांग्रेस जीती, कांग्रेस की मेजोरिटी थी। अब क्या हुआ कि ये डिमांड सब चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चीजें चल रही है, और 1940 में एक चीज आती है जिसका नाम है जी अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में जो वॉइसरॉय थे उस समय, वो वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वॉइसरॉय थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा कि ठीक, मान लिया, आपकी बातें मान ली, आपके लिए जैसे ही वॉर खत्म होगा वी विल मेक ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बना लेना। इन्होंने क्या कहा, अगस्त ऑफर ने सेपरेट पाकिस्तान की बात को मान लिया। अब मुस्लिम लीग ने कहा कि ये कोई भी संविधान बनाए, हमारे पास वीटो पावर, हम जो चाहे वो रोक दें। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं मानेंगे हम, तो ये फेल हो गया। तो पहली बार ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग 1940 के अगस्त ऑफर में मान ली थी। वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो उस समय थे। ये डिवीजन था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, अब इन्होंने क्या कहा कि ये खत्म हो गया, तो इन्होंने 1942 के अंदर क्या भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अंदर थे। क्रिप्स मिशन ने कहा कि यार लड़ाई चल रही है यार, प्लीज सपोर्ट कर दो यार, बहुत मजबूरी, भाईचारा बनाए रखो। इंडियंस ने कहा स्वराज, सेल्फ रूल। ही सेड ओके ओके ओके, एक बार लड़ाई खत्म होने तो फिर सब दे देंगे। लेकिन फिर ये लोग, वही वाली बात होगी, ये जिन्ना साहब बढ़ गए, नो 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 नो, सेपरेट पाकिस्तान, सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, उससे नीचे कुछ नहीं। तो ये लोग वापिस आ गए, ये भी फेल हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भेजी गई। कैबिनेट मिशन यानी कि वहां की जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट ने भेजा, ब्रिटिश कैबिनेट के कुछ मेंबर्स इसमें थे, 3 मेंबर्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 3 लोग, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, 3 लोग कैबिनेट मिशन में आए। 24 मार्च को आए, बातचीत करी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान सामने रख दिया कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर, नाउ दिस वाज द प्लान जिसने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे बनेगी। इसने स्पेसिफाई कर दिया कि जी ऐसे बनेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम देखेंगे कि इसने क्या क्या सिस्टम बताया। अब हम देखते हैं कि इस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा। देखो मैंने आपको बताया 11 प्रोविंसेस थी, 4 चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे। इन्होंने कहा कि आप क्या करो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूं, ये सिस्टम इलेक्शन में बहुत काम आएगा। वो कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, लिमिटेड फ्रेंचाइज है भाई। मान लो आपके गांव का सरपंच है, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके 10 गांव हैं, 10 गांव में से कोई असेंबली बन रही है, मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, आपके 10 गांव का एग्जांपल रखो, उन 10 गांवों पे एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए, 10 गांव का प्रतिनिधि एक व्यक्ति हो, ठीक। आपके गांव का सरपंच, यानी कि 10 गांवों के अंदर मैं मानता हूं कि सब गांव में एक सरपंच और 5 पंच है। यही तो सिस्टम होता है ना, कि पंच होते हैं, एक लीडर होता है। अरे भाई कैबिनेट और उसका प्रधानमंत्री, कैबिनेट और उसका चीफ मिनिस्टर, यही तो सिस्टम होता है। 1+5 है, यानी कि कुल मिलाकर के इन 10 में 10 सरपंच और 50 पंच हो गए, कुल मिलाकर के स्ट्रेंथ बनती है 60। 60 बन गई। इनमें से ये कहता है कि 60 में से कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा। मान लीजिए आपके गांव की पॉपुलेशन 100 लोग हैं और हर गांव की पॉपुलेशन 100 ही लोग हैं, मान लेते हैं, या आपके गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से केवल 50 लोगों को, या 50 को भी घटा दो, केवल 30 लोगों को राइट टू वोट था। 30 लोगों को राइट टू वोट था। 30 लोगों ने ही आपके गांव के इन 6 लोगों को चुना है।
लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके गांव के लोगों ने चुना है? हाँ, गांव के लोगों ने तो चुना है। इनमें से ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे बहुत अमीर हैं और आपके गांव की कोई समस्या का इनको पता ही नहीं है। ये ऐसे भी तो लोग हैं जिनको पता है रियल में, इनको पता है कि सामने नाली में पानी रुक जाता है, इनको पता है कि बाहर सड़क अच्छी नहीं बनी हुई है, बैलगाड़ी पे जाना पड़ता है, इनको पता है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, इनको पता है कि गांव में ये आदमी बहुत बदमाश है। पता है ना? आपके गांव के लोग हैं ना, उन्होंने किया ना, तो यही तो कह रहे हैं कि आपकी 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और प्राइंसली स्टेट, इन्होंने कहा कि हम एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम में क्या होगा, हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया टोटल स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी 389 अनडिवाइडेड इंडिया के। 389 में डिवीजन था 292, 93 और 4। 292 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया, यानी कि 11 प्रोविंस, गवर्नर प्रोविंस, और ये 93 जो थी ये थी प्राइंसली स्टेट्स, प्राइंसली स्टेट्स। अब आपकी बुक में पता क्या लिखा है, इसको मिटा दिया, बोला टोटल स्ट्रेंथ 389, 292 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वर फ्रॉम प्राइंसली स्टेट। जोड़ना एक बार, 385, और 4 कहां गए? लेकिन आपने सर दिल पे हाथ रख के बोले, अपने टीचर से नहीं पूछा, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 आई। इसमें भी इन्होंने क्या किया, अब एक लास्ट लाइन लिखी है। अब बोला कैसा सिस्टम फॉलो करेंगे, बोला एक ही सिस्टम होगा, बोला हर जो प्रोविंशियल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर वोटिंग होगी, और कैसे वोटिंग होगी कि 3 तरह से लोगों को बांटा, कहा मुस्लिम्स, सिख्स, जनरल। इनका मतलब था कि वो सीट जहां केवल मुस्लिम ही जीतेगा, मतलब मुस्लिम ही पार्टिसिपेट करेगा, जीतेगा तो मुस्लिम ही, जहां सिख ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन्होंने क्या किया, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मुस्लिम, सिख, जनरल। फिर इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाओ। बोला हाँ सर, असेंबली में चले गए। मान लेता हूं मैं एक असेंबली में 300 लोग हैं, 300 में से 100 मुस्लिम हैं, 100 सिख हैं और 100 जनरल हैं। जनरल मतलब रेस्ट अपार्ट फ्रॉम सिख एंड मुस्लिम। तो कहा पता कैसे इलेक्शन होगा, बोले सर कैसे होगा, बोला एक कम्युनिटी का लोग, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुस्लिम्स को चुनेंगे, सिख कम्युनिटी के लोग सिख को चुनेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के लोग जो बच गए वो सब जनरल को चुनेंगे। बोला अच्छा सर, बोला हाँ, अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों को चुनना है, और कम्युनिटी 3 बना दी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। बोला ठीक है सर, बहुत अच्छा काम। बोला सर लेकिन कैसे चुनना है, हर बार वोटिंग हो जाएगी? बोला नहीं, बोला वोटिंग होगी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये आपके अंदर सर मतलब आपका दिमाग खराब कर देगा ये सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 50+1 कहता है कि प्रोपोर्शन, मान लो ए, बी और सी 3 लोग खड़े हैं, और मेजोरिटी मार्क ए सबसे नजदीक है मेजोरिटी मार्क के, बी सेकंड नंबर पे, सी सबसे लास्ट पे है, और ए मेजोरिटी मार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा ऐसे में कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, यानी कि इसके वोट्स निकाल करके इसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इसको जिता दिया जाएगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से आपको ये लोग चुनने थे। यहां पर 4, यहां पर 292 प्राइंसली स्टेट्स के बारे में आपकी बुक में लिखा कि द मैटर वाज टू बी डिसाइडेड बाय कंसल्टेशन। एनसीईआरटी ने फिर आपके साथ धोखा किया, यहां नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन, कि प्राइंसली स्टेट्स के रूलर्स डिसाइड करेंगे कि कौन यहां से किसको वो नॉमिनेट करे। तो पहली उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दी इंडिया को, और वो क्या किया कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख और जनरल, हर कम्युनिटी के बंदे अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही चुनेंगे, मुस्लिम मुस्लिम्स को, सिख सिख्स को, जनरल जनरल्स को चुनेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि 50% से एक वोट ज्यादा, और यदि सबसे आगे वाला वोट जो है जिसके पास वो नहीं जीत पा रहा है तो सबसे कम वाले के वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसको पूरी डिटेल से चैप्टर 3 में पढ़ना है,
यहां सिर्फ इतना वर्ड याद रखिए। 93 नॉमिनेट करेंगे मुस्लिम या सॉरी प्राइंसली स्टेट, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक बात बोली जाती है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है ये। सर ये यही तो बात है, यही तो थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा था। कंसल्टेशन पे आपने सोचा ही नहीं कि नॉमिनेशन वाली बात थी, आप यही तो सोचना था। कितना एक्स्ट्रा है ये, कितना ही एक्स्ट्रा नहीं है, आप जोड़ के देख लो 385 बनता। मैंने तो ये 4 ढूंढ दिए कि ये 4 वहां से, इनका कंसल्टेशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो क्या कंसल्टेशन हुई, बोला जी नॉमिनेट कर देना। अच्छा ठीक है। कैबिनेट मिशन आया, कब आया था, कौन कौन उसके अंदर थे, क्या उसका प्लान था, हमें देखना है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर अब हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब हम देखेंगे कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर 389 मेंबर्स थे। अब इसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाक्रम चलता है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन के रिजल्ट्स देखो, इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आए उसमें से 208 सीटें कांग्रेस के पास, 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास और 15 सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, हम नहीं आएंगे इस असेंबली में, तो दे बॉयकॉटेड। प्लस 93 तो आपको पता ही है, वो तो नॉमिनेट होंगे। पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। सर यहां थोड़ा सा ध्यान देना, आप अब फैक्चुअल शुरू होगा। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, 211 लोग प्रेजेंट थे, मुस्लिम लीग नहीं थी, प्राइंसली स्टेट्स के मेंबर्स नहीं आए, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट चुना गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट। फ्रेंच प्रैक्टिस है और वो फ्रेंच प्रैक्टिस कहती है कि यार सबसे सीनियर मोस्ट को ही एक बार आपको वो रिगार्ड देना चाहिए। तो उस असेंबली में सबसे सीनियर मोस्ट जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही प्रेसिडेंट बनाया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट। और फिर अगले प्रेसिडेंट जो चुने गए 11 दिसंबर वाली मीटिंग में वो थे, यानी कि आपके प्रेसिडेंट जो बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद है। आप देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको याद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि एक दिन के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, वो थे श्री एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। श्री एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी जो 2 व्यक्ति थे, यानी कि 2 वाइस प्रेसिडेंट थे इसके पास। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर बी.एन. राव। और इसकी जो सिंबल था असेंबली का, वो सिंबल था एलिफेंट। और इस असेंबली ने अब अपना काम देखते हैं कैसे शुरू होता है। यहां सब कुछ चल रहा था, मुस्लिम लीग बार बार मांग रही है कि यार हमें तो सेपरेट करो, हमें तो सेपरेट करो, हमें तो सेपरेट करो। गवर्नर सॉरी वॉइसरॉय बदल गए, वॉइसरॉय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि जुलाई 1947 तक का टाइम, जुलाई 1948 तक का टाइम, उसके बाद निकल जाएंगे हम, तुम्हें बनाना है बना लो, हमारे साथ बकवास मत करो। कोशिश की कि इंडिया अनडिवाइडेड रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी, जिन्ना नहीं माने, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक अनाउंसमेंट की। इसको बोला गया माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ने कहा इंडिया शैल बी डिवाइडेड, कि भारत का विभाजन किया जाएगा। जहां अब विभाजन में क्या किया, अब ये 12th से जुड़ गया। अब आपको बताना तो पड़ेगा, 12th में 5 मार्क्स 6 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कैसे डिवाइड किया, कहा जहां मुस्लिम मेजोरिटी वो पाकिस्तान के, जहां मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है वो इंडिया के। बोला सर पूरे देश के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सीधा सीधा पता चले मुस्लिम मेजोरिटी में, यार क्या करें। तो बोला सर 2 जगह हैं जहां मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा मुस्लिम है, वो कौन से, वो कहते हैं कि वेस्ट पंजाब,
कहा वेस्ट पंजाब, सर ये वाला जो पूरा पंजाब का रीजन है वेस्ट पंजाब, और बोले सर ईस्ट ईस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा। बोला ठीक है, वेस्ट पंजाब की प्रोविंसेस कहाँ, अब आपकी पाकिस्तान में, ईस्ट पंजाब ये ईस्ट बंगाल की जो है वो आपके पाकिस्तान के अंदर डाल दी जाएगी। और क्या किया इसने, प्राइंसली स्टेट्स खुद डिसाइड करेंगे। ये गड़बड़ कर दी कि प्राइंसली स्टेट्स में, इस प्लान ने क्या कहा कि प्राइंसली स्टेट्स के ऊपर से भी हम आजादी तो दे रहे हैं, लेकिन प्राइंसली स्टेट्स अपनी मर्जी से कैसे डिसाइड करेंगे, प्राइंसली स्टेट के लोग नहीं बताएंगे, राजा बताएगा। राजा ने कह दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ रहना है तो इंडिया के साथ, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ये माउंटबेटन प्लान के बाद असेंबली बट गई। अब जब असेंबली बट गई तो हमारे काम की चीज क्या आई, हमारी स्ट्रेंथ 389 से, अब आपके पास क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 एंड फर्स्ट मीटिंग आफ्टर डिवीजन 14 अगस्त। डिवाइड होने के बाद 14 अगस्त 1947 को मीटिंग होती है। इस मीटिंग में स्ट्रेंथ थी 299। 299 हमारे पास बचे थे। इस 299 में कैसा था, अब इंडियन उसके लिए हमारे पास हैं, इसमें 229 तो थे ब्रिटिश इंडिया से और 70 जो थे वो थे प्राइंसली स्टेट से। अब इस माउंटबेटन प्लान के बाद बहुत सारे जो प्राइंसली स्टेट थे उसके लोग भी यहाँ पर आने लग गए और इन्होंने अपनी फंक्शनिंग शुरू की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम को बांटा, हर डिपार्ट, अब देखो आप कोई कंपनी देखिए उसमें भी डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी डिपार्टमेंट बांटे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 8 मेजर कमिटीज बनाई, 8 मेजर कमिटीज। फर्स्ट कमिटी यूनियन पावर्स कमिटी, सेकंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, थर्ड एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, फोर्थ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, फिफ्थ स्टेट्स पावर्स कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, ये स्टेट्स पावर नहीं है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है। सेवंथ आपके पास जो आती है ड्राफ्टिंग कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ड्राफ्टिंग कमिटी काम की है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। एट्थ आपके पास जो आती है वो आती है स्टेट्स कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में हम देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमिटी ने क्या काम किया। अब हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी ने क्या काम किया। ड्राफ्टिंग कमिटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इसने क्या काम किया सर कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके चेयरपर्सन थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और बहुत से लोग इसमें शामिल थे, 5 लोग और थे, 7 लोग हैं। हमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और एक और वर्ड इनके लिए यूज होता है मॉडर्न मनु, मनुस्मृति जो सबसे पहली लॉ बुक है, कानून की किताब है, उसे भगवान मनु ने बनाया, इसलिए इन्हें मॉडर्न मनु कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट, कैसे अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने पब्लिश किया फेब 1948, 6 महीने का समय दिया कि लोग इसमें बातचीत करें। सेकंड ड्राफ्ट इन्होंने पब्लिश किया अक्टूबर 1948 में, 6 महीने का गैप हो गया, जनता ने अपनी राय दी, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स पहले ड्राफ्ट में किए गए। अब आता है प्रोसीजर कैसे हुआ कि नवंबर 1948 से लेकर के अक्टूबर 1949 तक ये टाइम पीरियड है, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें रही। देखिए किसी भी बिल के लिए 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अब मैं आपको बताता हूं, मैं ये बिल पेश करना चाहता हूं, फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्लोज बाय क्लोज, भाई इस बिल में ये बातें लिखी गई हैं, कल से ये लोग यहां पर नहीं आएंगे, ये सब बातें हमने लिख दी, ठीक है। तीसरी रीडिंग में मैं चाहता हूं कि इस बिल को इस असेंबली के द्वारा मान लिया जाए, तो वोटिंग होगी यहां पर। 3 रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग होती है यहां पर नवंबर में, हम देखें तो फर्स्ट रीडिंग 4 to 9 नवंबर होती है। उसके बाद अक्टूबर 1940 यहां तक आती है। सेकंड में क्या होता है, 15 से शुरू होकर के 17 अक्टूबर 1949 तक होती है।
फिर थर्ड रीडिंग की बात की जाए तो 14 नवंबर 1949 से होती है और 26 नवंबर 1949 तक, और यहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय दिस असेंबली बी पास्ड। लास्ट रीडिंग में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ये बात बोली, संविधान एक्सेप्ट कर लिया गया। उस दिन 284 मेंबर्स थे, 284 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर्स उसके अंदर किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 284 मेंबर्स ने साइन किया था 26 नवंबर को 1949 को। कुछ प्रोविजंस उसी दिन मान लिए गए, लेकिन कुछ प्रोविजंस क्या किया गया 26 जनवरी 1950। अब 1950 को क्यों किया गया वो आपको पता ही है। लाहौर सेशन था 1929 में कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बोला 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज। तो उसको याद करने के लिए यहां रिपब्लिक डे 26 जैन को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या किया, ये तो ठीक है, इतना तो पढ़ लिया। अब क्या हुआ, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसने कहा कि असेंबली जो है, बहुत सी बातें इसने कही, हमें कोई उससे बात करनी नहीं है। कहा असेंबली दो फंक्शन करेगी, असेंबली विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। दूसरा है पार्लियामेंट। अब आपसे एक क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डोमिनियन स्टेटस, आजाद पूरी तरीके से नहीं हुए थे, डोमिनियन स्टेटस मतलब कि अधिराज्य है आपके पास, अभी भी ब्रिटिशर्स हैं, फिर आप इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त वाले तो हो ही गया। तो पहला पार्लियामेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। फर्स्ट पार्लियामेंट 17 अप्रैल 1952 को जो आया था जनरल इलेक्शन के बाद, उसको फर्स्ट पार्लियामेंट नहीं बोलते, उसको फर्स्ट जनरल इलेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जब काम होगा तो प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बोला जब पार्लियामेंट होगा तो स्पीकर होंगे कौन, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर स्पीकर। ये आपके दो कामों को इन्होंने डिवाइड किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी सारे काम किए, फिर जब इलेक्शन हो गए 52 में तो ये खत्म हो गया, और आपका लोगों के द्वारा, डायरेक्ट लोगों के द्वारा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के द्वारा चुना गया, लोगों का सिस्टम आ गया। इसमें बात की गई कि असेंबली ने कैसा सिस्टम अपनाया, हम असेंबली में बताएं तो कैसा प्रोसीजर असेंबली ने अडॉप्ट किया। असेंबली ने बहुत ही डिटेल प्रोसीजर अपनाया। ओपन डिटेल में बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी, हर मुद्दे के ऊपर बातचीत होती थी, और फिर आपके अंदर उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता था, उन मुद्दों को। एक ऐसा प्रोविजन जिसपे ज्यादा बहस नहीं हुई, बहस ही नहीं हुई, वो था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई चीज दूसरे से हटके दिखे वो 1 मार्क्स में। तो एक ऐसी चीज जिस पे डिबेट नहीं हुई वो था आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। साथ ही साथ असेंबली के क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा कि 82% डिवाइड होने के बाद 82% कांग्रेस की डोमिनेंस थी। भाई कांग्रेस की डोमिनेंस थी, नो डाउट, बट कांग्रेस वाज अ पार्टी दैट हैड ऑल इंडिया अप्रोच। कांग्रेस आज वाली कांग्रेस थोड़ी थी, सारे फ्रीडम फाइटर उसी में थे, सारे मेजर लीडर्स उसी में थे, तो डोमिनेंस उसी की होगी। लेकिन हर जेंडर के भी तो लोग थे साहब, वुमेन भी तो थी, हर कास्ट क्लास के भी तो लोग थे, हर रिलीजन के भी तो लोग थे। कांग्रेस के अंदर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। अब आप देखें पटेल और नेहरू दोनों की नहीं बन रही, बहुत से ऐसे लोग थे जो सेम पार्टी में थे लेकिन आइडियोलॉजी अलग अलग थी। कांग्रेस के अंदर 1948 से पहले ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, सोशलिस्ट पार्टी बनी वो बाद में। तो यहां पर प्रोसीजर के बारे में हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन दिया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अंदर पावर्स को डिवाइड किया, और फेडरल प्रोविजंस को इन्होंने अडॉप्ट किया। बहुत डिटेल प्रोसीजर था। अब हम देखते हैं कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा जाता है कि 60 संविधानों को पढ़ा। ये 6 महीने यहां पर इन्होंने लगाए, तो 60 दिनों तक इन्होंने पढ़ा, 60 कंट्रीज के इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि कुछ सोर्सेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम देखेंगे कि इंडिया ने कहां से क्या क्या चीजें ली। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपसे अब वो वही पूछा है, जैसे पहले हम सब्जेक्टिव होता था 6 नंबर में हमारे टीचर दे देते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग या बैगर्स बाउल, बताओ। तो 6 नंबर में 4 ऑप्शंस आपके, 4 आपके पास एग्जांपल दिए गए हैं, उनसे डालेंगे, बात नहीं बनेगी। अब
एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू के अंदर वही आएगा जो आपने देखा। आपने केवल और केवल वही पढ़ना है जो आपकी बुक में है। जैसे कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया, हमने ब्रिटेन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग वाले की व्यक्ति की जीत। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने वहां से ली। हमने रूल ऑफ लॉ वहां से लिया। हमने यूएस से क्या लिया, हमने यूएस से फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया, जुडिशियल सुपरमेसी ली। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, हमने डीपीएसपी लिया। ऑस्ट्रेलियन से हमने क्या लिया, हमने 3 लिस्ट्स ली, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फ्रेंच से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यूएस से हमने प्रियम्बल भी तो लिया है। अब देखिए हर संविधान में एक बात तो ऐसी भी है कि हो सकता है कि आज हमने कोई चीज बना दी, वो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर की सोसाइटी के अंदर उस चीज की जरूरत ना हो, यानी कि फ्यूचर की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडेप्ट कर सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में जिक्र किया। अमेंडमेंट प्रोसेस कहती है कि फ्यूचर में अगर आपको जरूरत हो तो आप इस संविधान को अंदर कुछ संशोधन कर सकते। इस अमेंडमेंट में हमें 3 प्रोसेसेस बताई गई। तीनों प्रोसेस को समझ लेना केवल और केवल इस पूरे चैप्टर को समझ लेने के बराबर। फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। कहते हैं अमेंडमेंट करने की 3 प्रोसेस हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधक जब होगा, संविधान संशोधन जब किया जाएगा, यानी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात है, आप उसमें कोई बदलाव करते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स बाय द मीन्स ऑफ वेरिएशन, एडिशन और रिपील एनी पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एज डिटेल्ड इन दिस आर्टिकल। यानी कि इस आर्टिकल में जो प्रोसेस बताई गई है उन प्रोसेस के माध्यम से पार्लियामेंट, ध्यान से सुनिए एक एक वर्ड का मतलब, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब है, यहां सीधा सीधा इंडिकेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन पार्लियामेंट में ही होगा, स्टेट्स के अंदर नहीं होगा। इनिशिएट स्टेट्स रोल प्ले करेंगी। थर्ड प्रोसेस में हम देखेंगे क्या प्रोसेस बताए इसने, दो प्रोसेस बताए, और वो दोनों प्रोसेस सेकंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस। अब हम पहले फर्स्ट प्रोसेस पे देखते हैं। कहता है एज ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि एज ऑर्डिनरी लॉ का मतलब होता है कि आपने कोई भी लॉ आप बनाना चाहते, आपके यहां पर बिल मेकिंग प्रोसेस आएगा, आपको एक्ट मेकिंग कैसे होगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई बिल लेकर के आएगा, कोई भी मेंबर उसका बिल लाएगा, उस बिल की फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी, फिर वहां पर वोटिंग। फर्स्ट प्रोसेस यानी कि ऑर्डिनरी प्रोसेस कहता है 50% मेजोरिटी होनी चाहिए, 50% प्लस 1 मेजोरिटी किसकी, वोटिंग करने वालों की। मान लो 543 लोकसभा की स्ट्रेंथ है और मेंबर्स के लिए एक होता है क्वोरम। क्वोरम का मतलब होता है कि 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ, एक का 10वां हिस्सा प्लस 1 मिनिस्टर, एक मिनिस्टर होना चाहिए और 1/10 टोटल स्ट्रेंथ का होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास 55 व्यक्ति होने चाहिए। मैं मान लेता हूं कि वोटिंग वाले दिन 500 व्यक्ति प्रेजेंट थे जी, प्रेजेंट, और इन 500 में से केवल 200 ने वोटिंग की, 300 ने वोटिंग नहीं की। इस 200 ने वोटिंग की तो ये ऑर्डिनरी लॉ कहता है कि वोट करने वालों का, टोटल का नहीं,
कहता है वोट करने वालों का 50% यानी कि 101 लोग यस बोल देंगे तो बिल पास। तो कहता है ये वो लॉ है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट प्रोसेस के। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स, कि आप नए स्टेट्स को इंडिया के अंदर ला सकते हो। फिर आपका कहता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स कैन ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट्स, किसी स्टेट का नाम बदल सकते हो, किसी स्टेट की बाउंड्री बदल सकते हो, दो स्टेट्स को मिलाकर एक बना सकते हो, एक स्टेट के दो बना सकते हो, दो राज्यों के कुछ हिस्से को काट करके आप एक अलग राज्य बना सकते हो आर्टिकल 3 में। लेकिन यहां एक बात यह है कि आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 का ए पार्ट और आर्टिकल 4 का बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होल साइंस में मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल्स के साथ आपको खेलना है, आराम से खेलिए, बहुत सारे आर्टिकल हैं, याद ऐसे नहीं होते, अब याद होंगे। फर्स्ट आपको पता ही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट भारत में नए राज्य ला सकता है, ठीक है। तीसरा आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट संसद आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है, किसी भी स्टेट के अंदर जो एरियाज हैं उनको काट करके एक नया राज्य बना सकती है, दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है। बस कंडीशन इतनी है कि राष्ट्रपति सिफारिश करे, पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन हो और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली अपना विचार उसके ऊपर रख दे, ठीक है। अब यहां पर हम देखिए तो ए और बी पार्ट आर्टिकल 4 का कहता है। आर्टिकल 4 का ए पार्ट कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करते हुए कोई भी कानून आप बनाएंगे तो उसमें वो सब शक्तियां होंगी जिससे कि वो लागू किया जा सके। और आर्टिकल 4 का बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया कोई भी संविधान संशोधन नहीं, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट जो आपने 2 और 3 की मदद से किया दैट विल नॉट बी डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन करने की किस आर्टिकल में वो बताई गई है, आर्टिकल 368, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आर्टिकल 2 के बारे में भी बता दिया, आर्टिकल 3 के बारे में भी बता दिया, आपकी बुक में बताया सर, आपकी बुक में मेंशन्ड है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ 368। सेकंड प्रोसेस जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक संविधान में ये बात हमें याद रखनी है कि वो रिजिड भी हो और वो फ्लेक्सिबल भी हो, यानी कि उसके अंदर स्कोप हो कि फ्यूचर उसका अपने अकॉर्डिंग ढाल सके, लेकिन इतना भी ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो कि जब मर्जी आए सब कुछ बदल दो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम संविधान संशोधन हुए हैं, 4 महीने में बन गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत रिजिड है। रिजिड का एग्जांपल है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल का एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर एक बात आपको बार बार कही जाती है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन, ये क्वेश्चन आएगा नहीं बिकॉज ये क्वेश्चन गलत है। ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ रिटन है, बस वो सारे के सारे अलग अलग जगह हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक जगह रख दे, दैट विल बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। वहां सब अलग अलग है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा में भी ऐसा ही है, अलग अलग है, एक सिंगल बुक को आप वो नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन किया गया कि बहुत नॉर्मल चीजें हैं, वो आप ऑर्डिनरी लॉ की तरह, यानी कि इतनी सिंपल मेजोरिटी से आप उसको कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए रिजिड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस कहता है स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली। और थर्ड प्रोसेस कहता है, ये और भी रिजिड है, सेम यही, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ स्टेट्स, ये आपके पास होना चाहिए। यहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए स्टेट्स की। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है वोट करने वालों का 50%। सेकंड प्रोसेस को देखें अब हम, तो सेकंड प्रोसेस क्या कहते हैं, अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको पूरा समझा रहा हूं। मान लेते हैं
कि किसी एक डेट को मान लेते हैं 17 अगस्त 2021 के दिन संविधान में कोई संशोधन करना है। हम मानते हैं कि पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही है और लोकसभा के अंदर, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोकसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ 543, मेजोरिटी नहीं, सॉरी, टोटल स्ट्रेंथ इतना, प्रेजेंट मेंबर्स हैं 500। ठीक है, कोई बिल लाया गया, ए बिल लाया गया, ये ए बिल ऑर्डिनरी बिल है, नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, इसके ऊपर वोटिंग होगी। मैं मानता हूं ऑर्डिनरी बिल के ऊपर टोटल प्रेजेंट मेंबर्स 500 है, यानी कि प्रेजेंट 500 एंड वोटिंग करने वाले लोग हैं 200। 200 ने वोटिंग किया, चाहे 100 करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 होना चाहिए, 54 तो होना ही चाहिए इसका, और एक मिनिस्टर यानी कि 55। तो वोटिंग की 200 ने, यानी कि इस बिल को पास होने के लिए केवल 101 वोटों की जरूरत है फेवर में। ठीक है, लेकिन वहीं मान लीजिए एक बी बिल आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसका मतलब अब कहता है कि स्पेशल मेजोरिटी कैसे, स्पेशल मेजोरिटी में दो मेजोरिटीज आती हैं। फर्स्ट, हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, प्लीज नोट इट डाउन, हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। सेकंड, 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोटिंग मेंबर्स, ये यस में वोटिंग करें। यानी कि टोटल स्ट्रेंथ की हाउस है 543, तो 272 तो सबसे पहले वोटिंग करें फेवर में संविधान संशोधन के, यस, और फिर जितनों ने वोटिंग की उतनों का 2/3। अब नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझते हैं कैसे। मान लीजिए फिर से प्रेजेंट 500 हैं, वोटिंग कितने को करनी होगी? मैं मानता हूं 300, क्योंकि 200 वोटिंग करेंगे तो ये तो हाफ स्ट्रेंथ कोई नहीं करवा पाए आप, सीधा बाहर। अब एक बात सोचने की है, संविधान संशोधन बिल कौन लाएगा? गवर्नमेंट लाएगी, और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के पास 272 सीटें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि मेजोरिटी है, ये नहीं होगी तो सरकार कैसे बनेगी? अलायंस के साथ है तो अलायंस की मदद से बनी हुई है, तो अलायंस से पहले ही पूछ लिया जाएगा कि सर ये लाए या नहीं लाए। और 300 लोग वोटिंग करते हैं, 300 लोग, कितने वो लोग वोटिंग कर रहे हैं? 300 लोग, ये कंडीशन है। बस कहते हैं संविधान संशोधन बिल पास होगा कि नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बी नामक एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, कुल उपस्थित सदस्य 500 हैं, वोटिंग करने वाले जो लोग हैं वो 300 लोग हैं, ये कौन से लोग हैं 300? यस वाले। और टोटल वोटिंग मेंबर्स जो है वो 500, 500 के 500 ने वोटिंग किया है। आप देखें कि 500 प्रेजेंट थे, 500 ने ही वोट कर दिया, और मान लेते हैं, चलो और थोड़ा सा आसान करें, 520 प्रेजेंट थे लेकिन 500 ने वोट किया और 300 ने यस में वोट किया, बस इतना बताया। तो क्या संविधान संशोधन विधेयक पास होगा? पहली बात, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस मस्ट से यस। हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 543, 2 से डिवाइड करेंगे 272, तो 272 का आंकड़ा तो पार कर दिया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोटिंग मेंबर्स मस्ट से यस। 2/3 वोटिंग मेंबर कितने हैं भैया? वोटिंग मेंबर्स हमने देखे कि 300, तो 2/3 मेंबर्स अगर हम देखें, 2/3 ऑफ वोटिंग मेंबर्स, वोटिंग 500, सॉरी 500 का 2/3 कितना होगा? 332, which will be nearly equivalent to 333। बोला यार 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोटिंग मेंबर्स मतलब 500 लोग वोट कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो पूरा हो गया, 272 वाला आंकड़ा तो आ गया, लेकिन 333 लोगों को पक्ष में वोट करना होगा, यह फाइनल नंबर है। लेकिन वोट कितने फेवर में कर रहे हैं? 300 लोगों ने फेवर में किया, तो आपका आंसर होगा कि नो,
संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप सोचेंगे नहीं। रटने, जैसे पोल साइंस में बहुत बार कहते हैं यार समझ में नहीं आती, समझ में नहीं, कैसे आएगी, तुम तो याद करने लग जाते हो, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, नहीं आएगी, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये है सर, ये बिल्कुल सिंपल सा। अब थर्ड वाली में क्या है, अच्छा ये लोकसभा से पास हो गया, अब ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में जाएगा सर। नाउ व्हेन दिस बिल कम्स इन राज्यसभा, सेम टू सेम यही प्रोसेस फिर फॉलो होगा राज्यसभा में भी, टोटल स्ट्रेंथ का हाफ, 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी, ठीक है। अब ये कहता है मेनली कौन सा आता है सेकंड प्रोसेस में, मेनली आते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये क्वेश्चन आएगा। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स सेकंड प्रोसेस से किए जाते हैं। अब रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है, सारी पावर केंद्र के हाथ में नहीं है, पावर को डिवाइड किया गया स्टेट्स में भी। तो ऐसा ना हो कि सेंटर अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाए, स्टेट्स की पावर को कम कर दे, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स में स्टेट कानून बनाती है, सेंटर कहे कि निपटा दो, लगा दो, इसको निकालो यहां से स्टेट लिस्ट को, ऐसे नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपे स्टेट्स की रेटिफिकेशन, मतलब आपकी हाफ स्टेट्स जो है वो फेवर में वोट करें, 15 स्टेट्स फेवर में बोले यस, और सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब वोटिंग करने वालों का 50%, तो वो मान लिया जाएगा। यहां पर मेनली कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले तो फेडरल प्रोविजंस, लिस्ट्स, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करती है। फिर एक और बात, आर्टिकल 368 जो है इसके ऊपर कौन अमेंडमेंट करेगा, तब भी जब भी अमेंडमेंट होगा 368 में कोई बदलाव करोगे तब स्टेट्स की आपको लेनी पड़ेगी परमिशन। अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे अमेंडमेंट्स रहे, कुछ ऐसे अमेंडमेंट जो बहुत अच्छे माने गए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट जिनमें गड़बड़ हुई। अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए। देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, एक फिगर आपको बता दूं, 2018 तक 101 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये 1 मार्क्स है। 1974 टू 76, 2001 टू 2003 पर ईयर 10 अमेंडमेंट्स हुए, ये फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां डिफरेंस ये है कि इस समय इमरजेंसी थी, कांग्रेस की डोमिनेंस थी, और इस समय कोएलिशन पीरियड था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की 12 घटक दलों की सरकार। यहां अब हम देखेंगे कि कौन से अमेंडमेंट्स ऐसे रहे, कुछ अमेंडमेंट जो है माइनर अमेंडमेंट है, किसी चीज की थोड़ी सी, जैसे कि आपको मैं बताऊं 15th 55th 15th अमेंडमेंट कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दी गई। 55th कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी बढ़ा दी गई। ये याद करने 1 मार्क्स के हैं। 15th 15वां संविधान संशोधन 60 से 62, 55 ये हो गया। अब देखो एक बात ये है कि आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए एससी के 84 सीट्स रिजर्व हैं, एसटी के 47 सीट्स रिजर्व हैं। तो इनिशियली दिस प्रोविजन वाज मेड ओनली फॉर 10 इयर्स, लेकिन तब से अब तक ये बढ़ गया है, तो अराउंड अराउंड 6 टाइम्स तो यही बढ़ गया, तो 6 बार तो संविधान संशोधन यही हो गया, तो 15 ये आ गया। अब कुछ ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल भी थे, कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल इश्यूज में हम देखा जाए तो सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में सरकार ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी खत्म। इसको मत याद करना, अभी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको पूरी स्टोरी में, इसको अभी रहने देना। अभी मेनली कंट्रोवर्शियल 38, 39, 42, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1976 में लाई, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड इसके द्वारा जोड़े गए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कहा लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल, इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह के आप चैलेंज नहीं कर सकते। 39 में भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने 39 में, मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं कि इंदिरा गांधी को संविधान की इतनी समझ, या ऐसे कौन से एडवाइजर्स उनके पास थे। उन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला और कहा कि प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस केस को जो है जब सुना इस केस को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो था, यानी कि इंदिरा गांधी का वो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस इमरजेंसी से पहले, उस केस में इसको खारिज कर दिया कि मैडम नहीं, मर्जी से थोड़ी ना आप बना देंगी कि जो अच्छा लगे वही कर लिया। तो ये भी कंट्रोवर्शियल था। 39 कहता है कि ये आप चैलेंज नहीं कर सकते, 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 38, 39, 42, अब 38, 39, 40 दे देगा कि इनमें से कौन सा कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो आपको डालने हैं। अब इनको रिवर्ट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। कुछ ऐसे एक्ट जिन पे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 15 वाले पे इस पे क्या दिक्कत है, कर दो भाई। 55th वाले पे क्या दिक्कत है, कर दो भाई। ऐसे ही एक आया 62nd अमेंडमेंट, सॉरी 52nd, और एक आया 91st एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या था कि जीत गए, दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जीतने के बाद वो एक की सरकार गिर जाती थी। एंटी डिफेक्शन लॉ पे सब पार्टी रेडी थी कि यार डिफेक्शन बहुत हो रहा है, यानी कि जिस पार्टी की टिकट पे जीते उसकी मेंबरशिप छोड़ देना, एंटी डिफेक्शन। फिर इसको और ब्रॉड किया गया, एंड डिफेक्शन में और क्या क्या काउंट होगा कि आपने पार्टी के कहने के बावजूद पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, पार्टी ने कहा इस बिल के अगेंस्ट में वोट करना है, एंड यू हैव वोटेड इन द फेवर, सो नाउ पार्टी विल से कि प्लीज चले जाइए यहां से, तो वो भी डिफेक्शन होगा। डिफेक्शन में एक रूल है, अगर 2/3 मेजोरिटी से हरियाणा जनहित कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, 2/3 मेजोरिटी इनके 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 2/3 मेजोरिटी कौन सी कि जीते गए एमएलए, 2/3 एमएलए या एमपी पार्टी के, मान लो किसी पार्टी के 10 एमएलए हैं तो 2/3 6 हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 नहीं 7, 7, ऐसी स्थिति के अंदर यदि 7 एमएलए किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो वो एंटी डिफेक्शन नहीं होगा। अगर 6 गए तो 6 की जो है एमएलए की जो वो है वो खत्म हो जाएगी, वो एमएलए नहीं रहेंगे। हरियाणा के अंदर देखने को मिला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी फर्स्ट टर्म में 2004 से और 2009 तक, हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, उनके एमएलए ने, उनके जो एमएलए थे उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से अपनी पार्टी बदल ली, और ऐसी सिचुएशन में उन पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन है कि 2/3 मेजोरिटी एक साथ नहीं जानी चाहिए। ये 2/3 मेजोरिटी बहुत खास है। ये 2/3 ही क्यों? नाउ समटाइम्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सर 2/3 क्यों? अब इस पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि आप 2/3 लोगों को नहीं ला सकते ना अपने पक्ष में, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों की चॉइस को रिप्रेजेंट नहीं। अब आप देखें अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में या बिल में एक कंडीशन है, एक कंडीशन कि आप नो ज्वाइंट सेशन, नो ज्वाइंट सेशन, कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा, आपने देख लिया ना, सेपरेटली वर्ड यूज हुआ, सेपरेटली, लोकसभा में अलग राज्यसभा में अलग, कंबाइंड सेशन, नो, नो ज्वाइंट सेशन। एक और बात, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये आया। इसने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, but the president cannot send the constitutional amendment bill for reconsideration. Once he receives that, he has to give his assent. Constitutional Amendment Act को आपको अपना जो है सहमति देना ही होगा। ये 24th अमेंडमेंट एक्ट कहता है प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी बना देता है एसेंट देना। ये हमें देखना है, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसमें कुछ फैक्ट्स देखने के थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आप उन फैक्ट्स को जरूर पढ़ें। कभी कभी क्या होता है, ओवरलैप, ओवरलैप, कई चैप्टर्स ओवरलैप करते हैं। अब जैसे 38, 39, 42, 44, ऐसे ये फर्स्ट वाला, ये सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, वो जल्दी अपलोड होगी। फंडामेंटल राइट्स का जब पढ़ेंगे चैप्टर तब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट टू लास्ट सब क्लियर।
ऑल क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ यार ये सब चीजें ऐसे चल रही है। एंड फ्रॉम आई गारंटी कि उस चैप्टर से आपका पोल साइंस में एक अलग इंटरेस्ट बनना शुरू होगा, क्योंकि जब आपको समझ आने लगेगा अच्छा ये सब चल रहा है, तो आप देखेंगे कि बड़ा मजा आएगा। इस चैप्टर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेसेस को भी देखा, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बारे में अब हम देखते हैं। फिलॉसफी को देखें उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे जहां कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हमारी जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। वो क्या था कि जुडिशियल सुपरमेसी और पार्लियामेंट्री सवर्निटी, यानी कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर ले। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सवर्निटी है, वो कहता है कि ब्रिटेन की संसद एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती। और अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी, यानी कि अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था सबसे ऊपर है। हमने जुडिशियल सुपरमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बीच में बैलेंस बनाया। कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तीन इश्यूज थे हमारे लेजिस्लेचर और हमारी जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तीन इश्यूज के ऊपर, तीन इश्यूज। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सेकंड जो इशू हमारा चला हुआ था वो चला हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी। और तीसरा जो था वो था पार्लियामेंट्री सवर्निटी। तीनों को हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फंडामेंटल राइट्स, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि राज्य को, देश को रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम कर, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहता है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनिशियली ही प्रोविजंस किए कि जमींदारी सिस्टम को बंद कीजिए, ये जमींदारी सिस्टम बड़ा खराब है और इस जमींदारी सिस्टम की वजह से हमारे देश में अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, जमींदार लूट लेंगे। तो उन्होंने बंद किया। ऐसे में जमींदारों ने कहा कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनकी बात को जो है रखा कहीं जगह पे। फिर वो सुप्रीम, अब वो सब चला हुआ था कि बहुत सारी पिटीशंस आ रही थी। तो 1951 के अंदर सरकार ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन उन्होंने किया। कहा राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया है। वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सर ये देखिए आर्टिकल 13 का पार्ट 2 कहता है कि नो लॉ, any law which is inconsistent with the fundamental rights is null and void। यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है उसको नहीं माना जाए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया कि लॉ का मतलब है ऑर्डिनरी लॉ, संविधान संशोधक यहां पर नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर नहीं आएगी। उन्होंने अपहेल्ड कर दिया फर्स्ट को, ठीक है। कुछ समय बाद इस केस का जो नाम था ये था शंकरी प्रसाद राव केस। शंकरी प्रसाद केस 1951 में ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो फर्स्ट हो गया कि फंडामेंटल राइट्स, अब यहां पर आपने डीपीएसपी को ऊपर रख, डीपीएसपी को ऊपर रख दिया। 1967 के अंदर गोलकनाथ केस आए, 1967 गोलकनाथ केस। एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट रिवाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट इकलौता ऐसा कोर्ट है जिसके पास पावर है अपने ही डिसीजन को रिवाइज करने की। उसने रिवाइज किया और कहा कि ये लॉ जो है ना, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी शामिल है। दैट इज वाई द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, दैट इज नाउ नल एंड वॉइड। राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसे में पार्लियामेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी। यहां उन्होंने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन था, थर्ड इलेक्शन। अब इस इलेक्शन में उन्होंने क्या किया इंदिरा गांधी ने कि, सॉरी नॉट थर्ड इलेक्शन, फोर्थ इलेक्शन, फोर्थ इलेक्शन। यहां उनके अगेंस्ट में भी चीजें चल रही थी। 1966 के अंदर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ थी और इलेक्शन था। इलेक्शन जीतने के बाद इंदिरा ने कहा कि धीरे धीरे प्रो पुअर वेलफेयर पॉलिसीज, यानी कि गरीब लोगों के फेवर की वो पॉलिसी बनाने लगी।
अब धीरे धीरे इस सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनका बहुत दिमाग खराब हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि 1971 में उन्होंने कहा कि चलो इस आर्टिकल में ही बदलाव कर देते हैं। उन्होंने कहा दो दो बदलाव किए उन्होंने। फर्स्ट बदलाव किया 13 के 2 में और दूसरा बदलाव किया 368 में, 368 में। उन्होंने कहा पार्लियामेंट, यहां सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में जजमेंट दी दैट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एब्रोगेटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, वो अब नहीं लागू होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कहा कि 13 का 2 कहता है ना कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आने वाले लोग, उन्होंने कहा इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नहीं शामिल होगा। भाई सुप्रीम देखो, थोड़ा सा रिवाइज देखो। पहला 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया। शंकरी प्रसाद केस ने कहा कि सरकार राइट टू प्रॉपर्टी हटा रही है। 13 का सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते जो फंडामेंटल राइट्स को हरेस करें, उनको हार्म करें। पार्लियामेंट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लॉ का मतलब ऑर्डिनरी लॉ है, कानून है, संविधान संशोधन जब किया जाएगा तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब सरकार सही कर रही है, ठीक है। गोलकनाथ केस में सरकार ने, गवर्नमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लॉ में ये सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी शामिल है, इसका मतलब फर्स्ट नल एंड वॉइड है। इंदिरा गांधी ने कहा कि इस लॉ में सीए नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें नहीं आएगा। और 368 में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का जो मन करे वो बदले। कितना शानदार दिमाग है कि बार बार इसी आर्टिकल पे गड़बड़ हो रही है, इसी आर्टिकल को बदल दो। मतलब उन्होंने इसको बदल के कहा कि पार्लियामेंट में ये सब बातें कर दी। अब 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस होता है। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें सामने आएंगी। इसको फंडामेंटल राइट्स वाले में बहुत डिटेल में पढ़ना है, गोलकनाथ शंकरी प्रसाद केस को भी, गोलकनाथ केस को भी और केशवानंद भारती केस को भी। तीसरे में 3 बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच इसके अंदर बैठी, सुप्रीम कोर्ट की 15 मेंबर बेंच इसके अंदर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सब देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस मैडम यू कैन, अब गोलकनाथ केस में था ना कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते, ये कहते हैं कि आप संविधान का जो मर्जी आए सब कुछ बदल दो, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में केशवानंद भारती जी हार गए थे, सरकार जीत गई थी। यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी को सरकार हटा सकती, हटा दिया। बेसिक स्ट्रक्चर कहा आपका मन करे वो बदल लो मैडम, जो मन में आए वो पार्ट बदल लो, बस बेसिक स्ट्रक्चर मत बदलना। और बोला बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सर, तो मैडम वो हम बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और सुप्रीम कोर्ट अभी तक बता ही रहा है। जैसे कि आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल डिवीजन बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल सुपरमेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर भी बोला जाता है इनको, बेसिक फीचर्स। सो दिस वाज द मेजर रूलिंग इन केशवानंद भारती केस। अब ये सब हुआ, अब यहां गड़बड़ होती है, कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई पीक पे। यहां चीफ जस्टिस जो थे वो रिटायर होने थे, और उनके बाद जो चीफ जस्टिस बनने थे तो कन्वेंशन था, कई लोग कहते हैं बनाना होता नहीं, कन्वेंशन था, ट्रेडिशन था कि सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई बना देते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने देख लिया कि ये सब लोग इसी में थे, मेरे अगेंस्ट में बोले थे, तो इन्होंने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़कर उन्होंने एएन रे को बना दिया चीफ जस्टिस। एएन रे 3 जजेस से जूनियर थे, बट पावर तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सलाह देती है। एएन रे को वो बनाया गया, सीजीआई बनाया गया, इन तीनों ने रिजाइन कर दिया। तो कंट्रोवर्सी, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी इसी में आई कि यार अब देखो इंदिरा गांधी जी ने 39th अमेंडमेंट एक्ट, एक सबसे पहले तो यही
यहाँ ये जो है 368 वाला, इसको इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं कि नो मैडम, सब कुछ नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं। अब 39th अमेंडमेंट उन्होंने किया। 39th अमेंडमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के, लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। 1975 के अंदर इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम इंदिरा गांधी, यू कैन नॉट मेक एनी अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू योर विल। ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है, यू नो, ऐसे कैसे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो यहां इसको बोला जाता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस। क्लास 12th में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब यहां देखोगे, समझ में यही आएगा तो वहां भी आसानी होगी ना। मैंने कहा था लिंक्ड है, तो ध्यान से देखिए, ये हमारी कंट्रोवर्सी रही इन दोनों के बीच के अंदर। अब हम फिलोसफी के बारे में, अब हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फिलोसफी वाले चैप्टर से काफी ज्यादा बच्चे डरते हैं क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर दिखता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लास 9th में भी है। सबसे पहला मतलब है कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हमें समझना है। सबसे पहले हमें देखना है इंडिविजुअल फ्रीडम। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाए, यानी कि आप देखें कि थ्रू आउट आवर हिस्ट्री क्या इंडियंस के साथ ये सुलूक किया गया। रोलेट एक्ट का एग्जांपल आप जानते हैं, रोलेट एक्ट 1919 में आया। रोलेट एक्ट ने कहा कि विदाउट ट्रायल आप जेल में डाल सकते हो लोगों को। तो उससे अब लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हुआ। आपने पूरे ब्रिटिश पीरियड के अंदर आप ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहते थे, बट यू डिड नॉट हैव द इंडिविजुअल फ्रीडम, आप उसका अपोज नहीं कर सकते। बल्कि इंडिया के अंदर आज आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी, राजा राम मोहन रॉय ने भी कहा कि अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके वर्ड्स है, राजा राम मोहन रॉय के हैं। सेकंड है कि इंडियन सेकुलरिज्म है, यानी कि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे सेकुलर वर्ड को यूज किया गया प्रियम्बल में। देखिए, 3 तरह की स्टेट्स होती है। एक होती है एथेइस्ट, जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, जो गॉड में विश्वास ही नहीं करती। दूसरी होती है थियोक्रेटिक, यानी कि जिसका एक ऑफिशियल रिलीजन। और तीसरी होती है सेकुलर, जिसके लिए सब रिलीजन समान। सेकुलर में भी वेस्टर्न और इंडियन। अब वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, माने ना तो स्टेट रिलीजन के मैटर में बोलेगा, ना रिलीजन स्टेट के मैटर में बोलेगा। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म कहता है, ये आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है कि स्टेट इंटरवीन तो कर सकता है जब नेसेसरी हो, जब इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की बात हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका सती सिस्टम है, वहां स्टेट ने इसको बंद कर दिया, आपकी अनटचेबिलिटी को बंद कर दिया। आप कहते हो कि नहीं सर, ये तो हमारे कल्चरल राइट है या रिलीजियस राइट है, कि हमारे यहाँ तो परंपरा है, तो ऐसी परंपरा नहीं चलेगी। तीसरा इन्होंने कहा कि नेशनल आइडेंटिटी, भाई आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, आपकी रीजनल आइडेंटिटी है, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सभी को अकोमोडेट करके नेशनल आइडेंटिटी दी जाए। आपने देखा भी इसी में वीडियो में आपने पहले कि प्रोवाइड कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी भी है, माइनॉरिटी भी है। माइनॉरिटी का स्टेटस अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं, अपने पास पाकिस्तान को देख सकते हैं। हम क्लास 10th के अंदर देख करके आए हैं तमिलनाडु, वो तमिल्स और सिल्ला प्रॉब्लम देख के आए हैं श्रीलंका के अंदर। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए, जहां माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स हैं, उनके कल्चरल राइट्स हैं। और सोशल जस्टिस, देखिए सोशल जस्टिस एक लिबरलिज्म में भी प्रॉब्लम इसमें यह है कि क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि सोशल जस्टिस बाद में, पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि पर्सनल फ्रीडम सबसे ऊपर होगी, इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे ऊपर होगी। इंडियन सोशल जस्टिस का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं मानता। आपने देखा कि SC ST के लिए जो रिजर्वेशन किया गया, OBC के लिए जो रिजर्वेशन किया गया, वो सोशल जस्टिस का ही एक नतीजा है कि केवल प्रोविजन बना देने से कि जी आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, उससे काम नहीं चलेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है 1928 में। वो कहती है कि जी 21+ सभी लोगों को राइट टू वोट दे दो। उसके बाद यही एक ऐसा प्रोविजन था जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई डिबेट नहीं हुई
और 21 को दे दिया गया 21 प्लस। फिर 1988 के अंदर 62nd अमेंडमेंट किया गया और इस एज को घटा करके 18 कर दिया गया। फेडरलिज्म यानी कि डिवीजन ऑफ पावर अमंग सेंट्रल स्टेट पूरा चैप्टर है और इसमें इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर का कंसंट्रेशन ना हो, एक लेवल के ऊपर कंसंट्रेशन ना हो, इसलिए डिवाइड कर दिया सेंटर स्टेट। और इंडिया में 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे 1993 में, जिसने थर्ड लेवल को भी जोड़ दिया यानी कि लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया। अब देखें लास्ट 3 पॉइंट्स जो हमारे पास बचते हैं वो बचते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। सबसे पहले कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि इंडिया में तो बहुत ज्यादा हद तक एक है। तो यहां ये बात भी देखनी होगी हमें कि सिर्फ एक आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया उसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए तो उसको भी वही रिस्पेक्ट होगी। अब ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि रिटन तो है लेकिन वो डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह है। कनाडा के अंदर भी सेम ऐसा ही है, यूएस के अंदर भी ऐसा ही है। तो ये अनरीजनेबल क्रिटिसिज्म है। उसके बाद देखें तो कहता है कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसको बनाया तो वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइज पे बनाया गया। तो वहां हमें ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ज्योग्राफिकल इक्वालिटी को तो रखा, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि वो लिमिटेड भले ही हो लेकिन वो इंडियन लोगों की एस्पिरेशंस को उन्होंने शो किया। लोगों ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया। आपने देखा फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर 2000 अमेंडमेंट्स को दिया गया, 7563 टोटल अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए, जिनमें से 5000 समथिंग को डिस्कस किया गया। कहता है जी एलियन डॉक्यूमेंट है। कहां आप इंडियन सिस्टम में वेस्टर्न क्लासिक लिबरलिज्म को ला रहे हो, ये सब चीजें तो यहाँ चलती नहीं है। तो सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए उन चीजों को लाया जाता है, सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए लाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आते, सब्जेक्टिव में आते हैं। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बर्ड्स आई व्यू आप इस पे ले लें, सरसरी निगाह से आप इसको देख लें। और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।